हेलो, वेलकम बैक। आज हम किनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एम्स में आया था। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। टू बॉल्स आर थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, है ना। किसी बिल्डिंग से आपने दो बॉल्स थ्रो की, एक को v1 वेक्टर से हॉरिजॉन्टली और दूसरे को v2 वेक्टर से, ठीक है। ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम द एंगल बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ द बॉल बिकम 90 डिग्री, ठीक है। तो अपनी जर्नी के दौरान उनके जो वेलोसिटी वेक्टर होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। आपको वो टाइम पता लगाना है कि कितनी देर बाद ऐसा होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या फिजिकल प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन की फिजिक्स देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है ना। ओके, तो इस तरीके से एक बिल्डिंग है ना, और आपने v1 वेक्टर से एक बॉल को इधर फेंका और v2 वेक्टर से इधर फेंका, ठीक है। अब इनका मोशन कैसे होगा? एक बॉल इस तरीके से जाएगी और एक बॉल इस तरीके से जाएगी, है ना, ठीक है। इस तरीके इतना हमको मालूम है कि फ्री फॉल में प्रोजेक्टाइल इस तरीके से गिरता है। ओके, तो सपोज कीजिए टी टाइम पे ये बॉल यहाँ पे आ जाएगी, सपोज कीजिए। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, ये इसका वेक्टर हो गया। और टी टाइम पे सपोज कीजिए बॉल यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका वेक्टर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि टी टाइम बाद ये जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके, अब हम टी टाइम के बाद ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको ड्रॉ करते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या इसमें डेवलप हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो बॉल 2 है, टी टाइम बाद इसका एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जितना है उतना ही रहेगा, है ना। इनिशियली कितना था? v2 वेक्टर था, तो अभी भी एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा? v2। ये सेम क्यों रहेगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है ना, कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। यानी इस वेक्टर को ना तो आप ज़्यादा कर सकते हो, ना आप इसको कम कर सकते हो, और ना ही इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको फोर्स चाहिए। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, अगर कोई फोर्स नहीं है तो फिर जो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी वेक्टर से जा रहा है वो उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, है ना। तो ये वाला जो वेक्टर है ये शुरुआत में भी टाइम 0 पे भी उतना ही था और टी टाइम के बाद भी उतना ही है, ठीक है। अब अपन देखते हैं वाई वेक्टर कितना हो गया है, ठीक है। देखो, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी बिल्डअप होने लगेगी। इनिशियल अगर मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात करें, अपन सिर्फ वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में शुरुआत में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, है ना। अभी अपन सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। इस सीधी दिशा में क्या हो रहा है? अब इस सीधी दिशा में क्या हो रहा है, नीचे वाली दिशा में, कि जी वेक्टर लग रहा है, इसकी वजह से एक वेलोसिटी बिल्डअप होने लगेगी। वो वेलोसिटी कितनी बिल्डअप हो जाएगी? जब कम टाइम होगा तो कम बिल्डअप होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ज़्यादा बिल्डअप होने लगेगी। उसकी वैल्यू क्या होती है? GT, है ना, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। आपने इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना अपन, जो v होता है u + at। तो इनिशियली वेलोसिटी 0 थी और कितना डेवलप हो गया? GT। यानी इतना मैग्नीट्यूड ये वेलोसिटी का डेवलप हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। टाइम के साथ ये वेलोसिटी वेक्टर की साइज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो टाइम t पे यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर डेवलप हो गया y डायरेक्शन में, इतना कंपोनेंट डेवलप हो गया, ठीक है ना, GT का कंपोनेंट डेवलप हो गया, ठीक है। अब आप इन दोनों x और y का रिजल्टेंट निकाल सकते हो पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है ना। तो ये है वो वेलोसिटी वेक्टर आ गया ना, ये उसी दिशा में, है ना। तो इसका x कंपोनेंट भी आपको मालूम है और y कंपोनेंट भी मालूम है। अब इसी डायग्राम को हमको इस बॉल के लिए बनाना है, ठीक है ना। अब आप ये खुद ड्रॉ कर सकते हो, है ना, और एक अच्छा प्रैक्टिस है इसको ड्रॉ करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ये क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से ड्रॉ करना आता है तो उससे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपने ड्रॉ किया, x कंपोनेंट v1 वेक्टर आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो दोनों बॉल्स थी, इन दोनों ही बॉल्स को इनिशियली
वाई एक्सिस की अगर सिर्फ अपन वाई एक्सिस की बात करें तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी वाई एक्सिस के अंदर, और नीचे दोनों के अंदर जी एक्सीलरेशन लग रहा है, तो दोनों के अंदर सेम कंपोनेंट डेवलप हुआ, दोनों का कंपोनेंट वाई एक्सिस में सेम डेवलप हो रहा है, कितना हो रहा है, जीटी हो रहा है। तो इसका भी कंपोनेंट वाई एक्सिस में डेवलप हो गया जीटी, ठीक है ना। इसका भी उसी तरीके से आपने पैरेललोग्राम लॉ से कंपोनेंट निकाल लिया। ये है वो वेक्टर, ये वाला। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके, तो आपने ये देख लिया कि किस तरीके से हमने वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और जब अगर आप इस तरीके से उसको पिक्चर बना लेते हो, ड्रॉ कर लेते हो, तो फिर वेक्टर को आई कैप और जे कैप में लिखने की अब जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पिक्चर से इससे सब कुछ हो जाएगा। अब उसको अलग से आई कैप और जे कैप में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में हमको वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी कुछ कंसेप्ट जानने हैं, तो आइए अब उनको जान लेते हैं, है ना। इस प्रॉब्लम में वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, तो आइए कुछ कंसेप्ट समझते हैं इनके बारे में। ओके, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, है ना। ओके, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसे देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, ये हमको क्लू मालूम चला था कि जब क्वेश्चन में 90 डिग्री दे रखा था कि दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में टाइम टी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो वहाँ से हमको ये क्लू मिला कि डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि 90 डिग्री होने से क्या होता है। ओके, तो सपोज कीजिए ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, है ना, और इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे शो करते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर जो है वो बी के डायरेक्शन में कितना है, ठीक है ना। इसका जो फिजिकल मीनिंग है डॉट प्रोडक्ट का वो ये है कि ए वेक्टर बी वेक्टर की दिशा में कितना है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, है ना। फिर ए का कंपोनेंट आपने निकाल लिया बी की दिशा में। जब ये किसी दिशा में कंपोनेंट निकालना होता है, किसी पर्टिकुलर दिशा में, तो वो जो एंगल होता है जो थीटा बन रहा है, उसका जो बेस होता है, अपन को इंट्यूटिव तरीके से ये फीलिंग आ रही है कि जो कोसाइन वाला जो वेक्टर है, वो जो वेक्टर है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वो बी की दिशा में, है ना। यानी अगर ए वेक्टर का कंपोनेंट आपको बी की दिशा में निकालना है तो कौन सा आ जाएगा, ये ए कॉस थीटा, ठीक है ना। यानी ए कॉस थीटा वो वेक्टर है जो कि बी की दिशा में है। ये वाला वेक्टर कंपोनेंट तो ए साइन थीटा होगा, है ना। हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, जो बी की दिशा में है, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। ए कॉस थीटा द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, और इनटू बी आपने कर दिया, ठीक है। बी वेक्टर तो खुद पूरा अपनी डायरेक्शन में वो तो हो गई, है ना। तो ए कॉस थीटा इंटू बी हो गया। इसी चीज़ को अपन बी के नज़रिए से अगर देखें तो अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी वेक्टर का कंपोनेंट ए की दिशा में कितना होगा। तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, बी का कंपोनेंट निकालोगे ए की दिशा में, वो कितना आएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। अब की बार आपने ए को और बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों ही चीज़ों से आपको यही चीज़ मिलेगी, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यानी डॉट प्रोडक्ट का आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और इसका फिजिकल मीनिंग भी समझना जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि एक वेक्टर जब हमको निकालना होता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना है उसका कंपोनेंट, तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है ना। अक्सर क्या होता है कि मैथ का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ ये जो नोटेशंस हैं ये सब समझ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का फिजिकल मीनिंग पे ध्यान नहीं देते। जबकि अगर फिजिक्स में आपको मैथ का इस्तेमाल करना है तो आपके हर उस मैथ की चीज़ का फिजिकल मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। ओके, दूसरा ये भी होता है कि अगर आपने उन दोनों वेक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखा है ना, इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर्स के जो कंपोनेंट हैं उसकी फॉर्म में लिख रखा है, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में, तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना और भी आसान होता है। इसके अंदर क्या होगा, अब अपन उसी फिजिकल मीनिंग से इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। आपने देखा आई कैप जो डायरेक्शन है ना, तो ए वेक्टर बी की दिशा में कितना है आप, है ना, ये देखो आप आई कैप में ए एक्स है और बी एक्स है, यानी ये जो वेक्टर है ए एक्स और बी एक्स ये दोनों एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में जब वो एक ही दिशा में होते हैं उसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ए एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा, ठीक है।
अब आप जब ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये वाई डायरेक्शन है, तो आपने देखा कि जो ये वाला जो कंपोनेंट है ये पूरी तरीके से एक्स डायरेक्शन में है, इसका वाई में कुछ भी पार्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से कहाँ पे है, एक्स डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 0। ठीक है, अब की बार आपने इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपने देखा कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाई डायरेक्शन में है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है ना, ये एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं है। यानी जब आप इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपके पास 0 आएगा। अब आप इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपने देखा कि ए वाई और बी वाई ये दोनों एक ही दिशा में है, ये पूरी तरीके से एक ही दिशा में है दोनों, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है ना, तो ये होता है कैलकुलेट इसको करने का तरीका। ठीक है, अपन इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो आई कैप वाले जो कंपोनेंट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, ए एक्स बी एक्स। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर दिशा में दोनों के कंपोनेंट कितने हैं। ठीक है, और ए वाई वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का तरीका है अगर आपने वेक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल रखा है। दोनों चीज़ों को इक्विवेलेंट शो किया जा सकता है, थोड़ा ज्योमेट्रिकल रीजनिंग से इक्विवेलेंट प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये दो तरीके आ गए हैं वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट को लिखने के। पहला तरीका आपने देखा ए बी कॉस थीटा, और दूसरा तरीका आपने देखा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, यानी दोनों एक्स के कंपोनेंट को आपने मल्टीप्लाई कर लिया और दोनों वाई के कंपोनेंट को आपने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आप क्योंकि दोनों डॉट प्रोडक्ट है इसलिए आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को बराबर रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इससे हमारी इक्वेशन बनेगी, है ना। लास्ट चीज़ इसके बारे में क्या है, सपोज कीजिए दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की दिशा में कितना है। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है जैसे कि जो एक्सिस होते हैं ना, ये जो वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस होता है, इसके अंदर आप इसको जे कैप वाली डायरेक्शन कहते हो, इसको आई कैप वाली डायरेक्शन कहते हो। तो ये 90 डिग्री में, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है ना, क्योंकि हम एक्सिस इस तरीके से लेते हैं कि एक दिशा का दूसरी तरफ कोई भी कंपोनेंट नहीं है, वो परफेक्टली 90 डिग्री पे है। ठीक है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी दोनों में जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो ए का कोई भी कंपोनेंट बी की दिशा में नहीं है, और टेक्निकली आप कितना बोलोगे, 0 कंपोनेंट है, यानी कोई कंपोनेंट नहीं है, दोनों डायरेक्शंस बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो उसी फिजिकल मीनिंग से अपन इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, है ना। ए का कितना कंपोनेंट है बी की दिशा में, 0, तो 0 इंटू बी यानी 0। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी बता सकते हो कि बी का कितना कंपोनेंट है ए की दिशा में, 0 इंटू ए यानी 0। ठीक है ना, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जिनके बीच में 90 डिग्री होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करके अपन एक तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ओके, एक और तरीके से अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, है ना। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना। सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है और, है ना, ये ए जो वर्टेक्स है इसके सामने जो साइड है उसको अपन ने ए लेबल कर दिया, बी के सामने बी लेबल कर दिया और सी के सामने सी कर दिया। सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो दो एंगल आपने देखे थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज कीजिए ये थीटा एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मैं लिखूं है ना, इधर 90 माइनस थीटा लिख दूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रेशियो होते हैं ना, ये जैसे आपने लिखा इधर साइन थीटा, इसका आपने साइन लिया और इसका कोसाइन लिया, ठीक है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये है मतलब इसका। ओके, अब आप देखो कोसाइन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है,
कॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? कोसाइन, है ना। साइन क्या होता है? ये साइन लिखते हैं अपन इसको, है ना। तो ये साइन है और ये कोसाइन है। तो ये जो को लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो जब अपन रेशियोज निकालते हैं तो वो बराबर होते हैं, इसलिए ये इसको अपन कोसाइन कहते हैं, ये साइन कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बराबर आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल की हेल्प से आप बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलरली अपन को जो हेल्प जो चीज़ चाहिए वो ये है, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। इसमें भी आपने देखा कॉट की जो फुल फॉर्म होती है क्या होता है? कोटेंजेंट, और इसे क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो यहाँ पे जो को लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अगर अपन ये रेशियो लेते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। यानी tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, या आप कह सकते हो कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, है ना। कुछ भी कह सकते हैं, बस ये होना ही चाहिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, आपको मालूम है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको देखते हैं कि क्या वाकई में ये बराबर है। ओके, इस एंगल से, इस ट्राइंगल से आप देखो, पहले अपन tan थीटा को कैलकुलेट करते हैं तो अपना फोकस इस थीटा एंगल पे है, ठीक है ना। क्या चाहिए अपन को? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने जो साइड होती है उसको अपन परपेंडिकुलर कहते हैं। जो एंगल होता है आपका उसके सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका ए, ठीक है। बेस क्या है? एंगल के जो बगल में नीचे होता है वो बेस होता है, तो बी रख दिया आपने, ठीक है। अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा को कैलकुलेट करते हैं। अब की बार अपना फोकस रहेगा 90 माइनस थीटा में, यानी 90 माइनस थीटा के नज़रिए से अपन को इस ट्राइंगल को देखना है, ठीक है। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा ये जो एंगल है इसका बेस कौन सा हो गया? जो इसके बगल में नीचे रखा हुआ है वो है ए, तो आपने बेस की जगह लिख दिया ए। इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है? जो इसके सामने है ना, जो एंगल के सामने साइड होती है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने है बी, तो आपने लिख दिया बी। आप देखो दोनों बराबर है ना, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी आपने देख ली, है ना। ये इसका इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। ओके, सो आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। और आप है ना, आपने दोनों मेथड्स देख लिए हैं, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री। अब आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना, ठीक है। सो लेट अस डेवलप द सॉल्यूशन। आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले अपन वेक्टर वाले मेथड से करेंगे, है ना। तो अभी हमने देखा था कि बॉल 2 का जो हमने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया है, टाइम t पे हमने जो उसका वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया है उसमें हमने देखा था x कंपोनेंट ये है और y कंपोनेंट t टाइम में इतना डेवलप हो गया था। दोनों का सम करने से हमको वो वेक्टर मिल जाता है। उसी तरीके से हमने देखा t टाइम के बाद बॉल 1 का जो वेक्टर है उसको हमने ड्रॉ किया, उसका x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट इतना डेवलप हो गया gt, और दोनों को सम कर दिया तो ये वाला वो वेक्टर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में हमको कह रखा है कि दोनों ये जो वेक्टर है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके, अभी हमने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि इन दोनों चीज़ों को हम बराबर रख सकते हैं, है ना। इन दोनों को हमने बराबर रख दिया, ax bx प्लस ay by इज इक्वल टू ab cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा कि जो cos थीटा है यानी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री में cos 90 कितना होता है? 0 होता है ना। तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, है ना। ओके, यानी आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि हमने पहले से ही उसकी ज्योमेट्री बना रखी है वेक्टर की, है ना, डायग्राम बना रखा है, तो इसलिए हमको उन वेक्टरों को आई कैप और जे कैप में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहीं से हो जाएगा काम। अब आप देखो इन दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट जो है उनको पहचानो, है ना, क्या है वो। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है ना, कितना लिखना चाहिए? प्लस v2 या माइनस v2, क्योंकि ये माइनस एक्स की डायरेक्शन में है तो इसलिए आपने इसको लिख दिया माइनस v2, ठीक है ना। ये वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? पॉजिटिव डायरेक्शन में ये, तो ये आपने इसको लिख दिया v1, ठीक है ना। ओके, अब की बार आपको क्या करना है, दोनों का जो y कंपोनेंट है
इन दोनों वेक्टर का जो y कंपोनेंट है उसको लिखना है, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे y कंपोनेंट इसका भी gt है और इसका भी gt है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे ड्रॉप हुए थे और सेम एक्सेलरेशन से t टाइम पे दोनों के अंदर सेम कंपोनेंट बिल्डअप होगा, ठीक है। अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को सपोज कीजिए पॉजिटिव मानूँ तो दोनों के वेक्टर प्लस GT हो जाएगा, और अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो नीचे की जो वेलोसिटी, ये जो वेक्टर है y वाले, ये माइनस GT हो जाएगा। तो माइनस GT और माइनस GT को इंटू करोगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी आप डायरेक्शन किधर भी मानो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस ही आएगा ये, है ना। तो अब की बार आपने दोनों के y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, वो कितना हो गया GT इंटू GT, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, अब देखो ये जो माइनस वाला इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो इधर क्या हो गया GT का स्क्वायर, है ना, और ये क्वांटिटी इधर आ गई, वो कितनी हो गई V1 V2, ठीक है। अब आप दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये GT आ जाएगा, ये रूट V1 अपॉन V2 हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपने आंसर निकाल लिया, t की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया आपने, रूट V1 V2 अपॉन G। तो इतने टाइम बाद दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये आपने निकाल लिया। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो डायग्राम बनाने की स्किल अगर आपके अंदर डेवलप हो जाती है, आपको ये करनी चाहिए, इसको ड्रॉ करके देखो, है ना, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़ कैलकुलेट करना। आपको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके। इसमें हमने क्या किया कि दोनों के जो एक्स कंपोनेंट थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया साइन के साथ, है ना, और दोनों के जो वाई कंपोनेंट थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया और आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है, ओके। अब हम ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस सॉल्यूशन में भी हमारा वही जो डायग्राम है वो काम आएगा, ठीक है। हमने क्या वेलोसिटी वेक्टर के बनाया था, t टाइम पे ये वाला वेलोसिटी वेक्टर कितना है बॉल 2 का, ये हो जाएगा, है ना, और इसका जो रिजल्टेंट था वो ये वाला, ये रहा, ठीक है, ओके। बॉल 1 का क्या हो जाएगा, ये V1 है और इसके अंदर भी जो y कंपोनेंट है वो GT डेवलप हुआ है, ठीक है, और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। अब आपने देखा कि दोनों का जो y कंपोनेंट था वो सेम था, तो अपन इन दोनों को पास पास रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको पास पास रखोगे तो ये क्या कैसे हो जाएगा, ये जो GT है ये दोनों का सेम है ना, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ठीक है ना, और है ना ये इसका वेक्टर है और ये वाला। अब आप देखो इस तरीके से ये ज्योमेट्री बन गई, है ना। हमको क्वेश्चन में दे रखा था ये जो वेक्टर है वेलोसिटी के, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो अब आप ये देखो कि जो सीधी लाइन होती है ना, जो सीधी लाइन होती है इसका ये जो पूरा एंगल है होता है, ये कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। अब 180 डिग्री ये जो पूरा एंगल होता है, इसमें से आपने 90 डिग्री एंगल हटा दे तो ये जो दो एंगल बचे इनका सम कितना हो गया 90 हो गया। यानी दो एंगल का सम जब 90 होता है तो वो कैसे एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, है ना। यानी अगर एक एंगल अल्फ़ा है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अभी आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, है ना। तो अपन क्या करते हैं यहाँ से उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और है ना, आपको देखो ये परपेंडिकुलर हाइट और बेस चीज़ दे रखी है और इसके अंदर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किस चीज़ में होता है, tan थीटा में होता है। तो हम यहाँ पे ये वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू cot 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना। tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने जो साइड है ये वाली, ये साइड हाइट कितनी है GT, तो आपने लिख दिया परपेंडिकुलर इज GT डिवाइडेड बाय बेस। अल्फ़ा का बेस क्या है, जो इसके बगल में ये नीचे रखा हुआ है, दैट इज़ V2, ठीक है ना। तो आपने V2 रख दिया, तो आपने tan अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया। अब अपन यहाँ से cot 90 माइनस अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं। इस एंगल पे अपन को ध्यान देना है 90 माइनस अल्फ़ा पे। इस एंगल के लिए cot के अंदर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो इस एंगल का जो बेस है वो क्या है, जो इसके बगल में ये रखा हुआ है
V1, तो ये आ गया V1, ठीक है। और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल के सामने जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी ये जो है ये हाइट कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड है GT, तो आपने लिख दिया GT, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो इक्वेशन आ गई है ना, वो रिलेशन आ गया। अब आप GT को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो GT इंटू GT हो जाएगा आपका, है ना, कितना हो जाएगा, GT स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, V2 V1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, V1 V2 हो जाएगा। अब की बार वही काम करना है, दोनों पे रूट ले लेंगे तो ये GT हो गया, इस पे रूट आ जाएगा, V1 V2 हो गया, तो कितनी हो गई टाइम की वैल्यू, रूट V1 V2 अपॉन G, ठीक है ना। तो आपने दोनों तरीके से, दोनों मेथड से देख लिया, है ना, अपना आंसर आ गया है। तो आपने देखा ये दोनों ही मेथड आसान है, अगर आपने ये ज्योमेट्री बना ली तो बहुत आसान है, और ज्योमेट्री ये बनाने की आप जो प्रैक्टिस होती जाएगी बहुत आसान है ये, है ना। जो वेक्टर को अपन ड्रॉ करते हैं उसका आसान क्यों है, क्योंकि पहले आपको x के बारे में सोचना है तो आपने x वाला कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया, फिर आपको y के बारे में सोचना है तो आपने y का कंपोनेंट बना लिया, और दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हो तो वो वेक्टर बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हमको ये वेक्टर को ड्रॉ करने की स्किल आ जाती है तो फिर हम दोनों तरीके से आसानी से कर सकते हैं, वेक्टर मेथड से भी और ट्रिग्नोमेट्री से भी, है ना। ओके, तो आपका आंसर हो गया है ये वाला, है ना, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में जो मेथड्स डेवलप किए हैं, वेक्टर वाला और ट्रिग्नोमेट्री, और जो वेक्टर की समझ डेवलप की है, इसकी एक बार दोबारा आप प्रैक्टिस करना, आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस में काम आएगी, है ना। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट।